आजकल डायबिटीज को मैनेज करने का तरीका पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब हमारे पास दवाइयों और टेक्नोलॉजी का एक पूरा मॉडर्न टूलकिट है जो इलाज को कहीं ज्यादा पर्सनल और असरदार बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस नए दौर में क्या क्या खास है। अच्छा, डायबिटीज की दवाइयों के नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे ऑप्शंस जो हैं। ये बिल्कुल आम बात है, पर घबराइए नहीं। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। एक एक करके सब कुछ समझेंगे, जिससे ये पूरा सफर थोड़ा आसान लगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे मेटफॉर्मिन की, जो कि एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर देखेंगे कि इसके आगे क्या क्या ऑप्शन हैं। इसके बाद इंजेक्टेबल्स के नए जमाने की बात होगी और हाँ, इंसुलिन से जुड़े कुछ बड़े मिथ्स को भी तोड़ेंगे। और आखिर में स्मार्ट डायबिटीज टेक पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेटफॉर्मिन से। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा चांस है कि उनकी ट्रीटमेंट की शुरुआत इसी दवा से होगी। कह सकते हैं कि ये इलाज की नींव है। तो सवाल ये है कि मेटफॉर्मिन आखिर काम कैसे करती है। देखिए, इसका काम करने का तरीका बड़ा सीधा है। दो मेन काम है इसके। पहला, ये लिवर से जो एक्स्ट्रा शुगर निकलती है उस पर लगाम लगाती है। और दूसरा, ये शरीर के अपने इंसुलिन को और असरदार बनाती है। मतलब इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करने लगता है। अब देखिए, हर दवा की तरह इसके भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। फायदों में सबसे बड़ा ये है कि इससे वजन कंट्रोल में मदद मिल सकती है। लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी कम होता है और ये काफी सस्ती भी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को पेट की दिक्कतें हो सकती हैं और लंबे समय तक लेने पर विटामिन B12 की कमी का भी थोड़ा रिस्क रहता है। पर कहानी सिर्फ मेटफॉर्मिन पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है। इसीलिए ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उन दवाइयों की बात करते हैं जो मेटफॉर्मिन के बाद के स्टेप्स में आती हैं। यहाँ दो बहुत ही मॉडर्न दवाओं के ग्रुप्स की तुलना है। एक तरफ है SGLT2 इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं? ये किडनी की मदद करते हैं ताकि वो पेशाब के रास्ते एक्स्ट्रा शुगर को शरीर से बाहर निकाल दें। और इनका सबसे बड़ा फायदा है दिल और किडनी की हिफाजत। वहीं दूसरी तरफ है DPP4 इनहिबिटर्स। ये शरीर को तब ज्यादा इंसुलिन बनाने में मदद करते हैं जब उसकी जरूरत हो, और ये आमतौर पर काफी सेफ मानी जाती हैं। तो ये SGLT2 इनहिबिटर्स आखिर कितने पावरफुल हैं? जरा इस नंबर को देखिए, 0.46। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि DPP4 इनहिबिटर्स के मुकाबले SGLT2 इनहिबिटर्स लेने वाले मरीजों में हार्ट फेलियर की वजह से हॉस्पिटल जाने का खतरा 54% तक कम हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग फायदा है। अच्छा, एक और ग्रुप है दवाइयों का, सल्फोनिलयूरिया। ये थोड़ी पुरानी और सस्ती दवाएं हैं, जैसे ग्लिमिपिराइड और ग्लिक्लाजाइड। इनका काम है पैंक्रियास को पुश करना ताकि वो और ज्यादा इंसुलिन बनाए। लेकिन यहाँ एक पेंच है, इनमें लो ब्लड शुगर और वजन बढ़ने का खतरा नई दवाइयों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। ओके, तो अब तक हमने गोलियों की बात की। अब चलते हैं इंजेक्टेबल्स की दुनिया में, और यहाँ बात होगी GLP-1 एगोनिस्ट की। ये दवाएं वाकई में एक गेम चेंजर हैं। ये सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, बल्कि वजन घटाने के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल रही हैं। तो ये काम कैसे करती हैं? सोचिए, ये एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ती हैं। पहला, ये दिमाग को सिग्नल देती हैं कि अरे पेट भर गया है, तो भूख कम लगती है। दूसरा, ये खाने को पचाने की स्पीड को धीमा कर देती हैं, जिससे शुगर खून में एकदम से नहीं बढ़ती। और तीसरा, ये खाना खाने पर शरीर को अपना इंसुलिन बनाने में भी हेल्प करती है। कमाल है ना? और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसे रोज रोज नहीं लेना पड़ता। ज्यादातर केस में हफ्ते में बस एक इंजेक्शन। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये इंसुलिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं और जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं, इंसुलिन। अब वक्त आ गया है कि इंसुलिन से जुड़े इन मिथकों का पर्दाफाश किया जाए और सच को जाना जाए। एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है जब इंसुलिन की बात होती है, क्या इंसुलिन लेने का मतलब है कि मैं अपनी डायबिटीज कंट्रोल करने में फेल हो गया हूँ? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है, और ये बहुत जरूरी बात है, कि डायबिटीज एक बढ़ने वाली बीमारी है। इंसुलिन शुरू करना कोई नाकामी नहीं, बल्कि शरीर की बदलती जरूरतों के हिसाब से उठाया गया एक समझदारी भरा कदम है। इसे ऐसे समझिए कि ये शरीर को सपोर्ट देना है। फिर आता है एक और बड़ा और खतरनाक मिथक, क्या इंसुलिन से अंधापन होता है?
या किडनी खराब हो जाती है? सच तो ये है कि मामला ठीक इसका उल्टा है। ये परेशानियां इंसुलिन की वजह से नहीं होती। ये तब होती हैं जब डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जाता। इंसुलिन तो दरअसल एक सेफ्टी शील्ड है, एक सुरक्षा कवच जो बेकाबू ब्लड शुगर के नुकसान से बचाता है। इंसुलिन कितना जरूरी है ये इस कहानी से पता चलता है। साल 1922 की बात है। एक 14 साल का लड़का था, लियोनार्ड थॉम्सन। वो दुनिया का पहला इंसान बना जिसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगा। और जानते हैं, उस एक इंजेक्शन ने उसकी जान बचाई और उसे 13 साल की और जिंदगी दी। दवाओं से हटकर अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि डायबिटीज का भविष्य सिर्फ दवाइयों में नहीं बल्कि टेक में भी है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने तो जैसे रोज रोज की डायबिटीज मैनेजमेंट में एक क्रांति ही ला दी है। तो इस मॉडर्न टूल किट में क्या क्या है? सबसे पहले हैं CGM यानी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स। सोचिए, एक छोटा सा सेंसर जो बिना सुई चुभाए 24/7 शुगर लेवल ट्रैक करता है। फिर हैं इंसुलिन पंप्स जो शरीर की जरूरत के हिसाब से खुद ब खुद इंसुलिन देते रहते हैं। स्मार्ट इंसुलिन पेन भी है और कई सारे ऐप्स जो सही डोज कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज डायबिटीज का इलाज वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं रहा। अब सब कुछ पर्सनलाइजेशन के बारे में है। हर इंसान के लिए उसकी ज़रूरतों के हिसाब से सही टूल, सही दवा, सही टेक्नोलॉजी चुनना, ताकि दिल, किडनी और पूरी सेहत को लंबे समय तक महफूज रखा जा सके। तो जब इलाज इतना स्मार्ट और पर्सनल हो गया है, तो सोचना बनता है कि डायबिटीज मैनेजमेंट का अगला पड़ाव क्या होगा। भविष्य में ये दवाएं और टेक्नोलॉजी मिलकर इस सफर को और कितना आसान बनाने वाली हैं, ये सोचने वाली बात है। कभी सोचा है कि एक मामूली सी दिखने वाली दवा की डिब्बी पर कितनी सारी जरूरी जानकारी छिपी होती है? अक्सर हम इसे बस देखकर रख देते हैं, है ना? पर आज हम इसी डिब्बी के राज खोलेंगे और समझेंगे कि ये छोटी छोटी बातें हमारी सेहत के लिए कितनी मायने रखती है। तो आज हमारे सामने है ये ग्लाइकोमेट की डिब्बी। चलिए इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर इस पर लिखी हर एक छोटी बड़ी बात का मतलब क्या है और ये हमारी सेहत के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सवाल यही है, एक दवा का डिब्बा हमें असल में क्या बता सकता है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। आखिर इसका नाम क्या है और इससे भी जरूरी, इसके अंदर ऐसा क्या है जो असल में असर करता है। यहां पर देखिए 2 अलग अलग नाम हैं। पहला है ग्लाइकोमेट 500 SR। ये तो हो गया इसका ब्रांड नेम, मतलब जिस नाम से कंपनी इसे बेचती है। लेकिन असली चीज यानी जो केमिकल असल में काम करता है वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। और ये जो 500 mg लिखा है ये इसकी ताकत यानी डोज बताता है। अच्छा, नाम के आखिर में ये SR क्यों लिखा है? ये सिर्फ 2 अक्षर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस छिपा है जो बताता है कि ये दवा काम कैसे करेगी। SR का पूरा मतलब है सस्टेन्ड रिलीज। अब इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि ये गोली पेट में जाकर एक साथ नहीं घुलती। इसे ऐसे बनाया गया है कि ये धीरे धीरे पूरे दिन में दवा को शरीर में रिलीज करती रहती है। इससे दवा का असर लगातार बना रहता है और बार बार गोली खाने की झंझट नहीं होती। तो हमने नाम समझ लिया, ये कैसे काम करती है ये भी जान लिया। लेकिन अब आते हैं उस जानकारी पर जो इस पूरी डिब्बी पर लिखी सबसे जरूरी बात है। एक ऐसी चेतावनी जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और वो चेतावनी ये है, डिब्बे पर साफ साफ लिखा है कि इस दवा को सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकता है और बिना डॉक्टर की देखरेख के इसे लेना खतरनाक हो सकता है। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे हम खुद से जाकर मेडिकल स्टोर से खरीद लें। नहीं, इसके लिए डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा होना ही चाहिए और ये नियम हमारी ही सुरक्षा के लिए है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे फटाफट एक साथ देख लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो ये रही सारी जानकारी एक जगह पर। ब्रांड का नाम ग्लाइकोमेट, असली दवा मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, टैबलेट का टाइप सस्टेन्ड रिलीज यानी धीरे धीरे असर करने वाली, और सबसे अहम बात, इसे लेने के लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी है। देखा, एक छोटी सी डिब्बी कितनी काम की बातें बता देती है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल तो बनता है, अगली बार जब हमारे हाथ में कोई भी दवा की डिब्बी आएगी तो क्या उसे देखने का हमारा नजरिया कुछ बदलेगा? क्या हम अब अपनी सेहत को लेकर थोड़े और जिम्मेदार बनेंगे? इस पे सोचिएगा जरूर। टाइप 2 डायबिटीज
एक ऐसी हालत जिससे दुनिया भर में लाखों लोग जूझ रहे हैं, और इसके इलाज के लिए दशकों से एक खास तरह की दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, जिन्हें हम सल्फोनील यूरिया कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पुरानी दवा आज भी उतनी ही काम की है? चलिए आज इसकी दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये दवाएं भले ही बहुत आम हों, पर इनकी कहानी बिल्कुल सीधी नहीं है। आज हम इसके पीछे के साइंस को समझेंगे, इसके उतार चढ़ाव को जानेंगे और उन रहस्यों को भी खुरेदेंगे जो आज भी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो सल्फोनिल यूरिया को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज की वो मुश्किल दुविधा क्या है। हमारे शरीर में एक अंग होता है पैंक्रियास, उसके अंदर होती हैं बीटा कोशिकाएं। अब इनका काम है इंसुलिन बनाना, वही हार्मोन जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। टाइप 2 डायबिटीज में होता ये है कि ये बीटा कोशिकाएं या तो ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाती या फिर शरीर उस इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। नतीजा, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए मैदान में उतरता है हमारा पुराना लेकिन बहुत शक्तिशाली हथियार, सल्फोनिल यूरिया। चलिए देखते हैं कि ये पर्दे के पीछे अपना काम करता कैसे है। देखिए, ये कोई नई दवाई नहीं है। इनकी कहानी आप सोचिए 1950 के दशक में शुरू हुई थी। मतलब ये मुंह से ली जाने वाली डायबिटीज की सबसे पुरानी दवाओं में से एक है। तो ये काम कैसे करता है? अच्छा, इसे एक ताले और चाबी की तरह समझिए। सल्फोनिल यूरिया जो है वो बीटा कोशिका पर एक खास गेट होता है, जिसे KATP चैनल कहते हैं, उसे जाकर बंद कर देता है। अब जैसे ही ये गेट बंद होता है, कोशिका के अंदर कैल्शियम की बाढ़ आ जाती है और ये कैल्शियम ही इंसुलिन को बाहर निकलने का सिग्नल देता है। मतलब ये बीटा कोशिकाओं को एक तरह से मजबूर करता है कि वो ज्यादा इंसुलिन बनाए। सीधा और बहुत असरदार तरीका। और हाँ, ये तरीका वाकई में काम करता है। ये दवाएं HbA1c को 1 से 1.25% तक कम कर सकती हैं। अब ये HbA1c क्या है? ये दरअसल किसी के पिछले 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर का माप होता है। तो इसमें इतनी कमी आना डायबिटीज कंट्रोल के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस शक्ति की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इन दवाओं के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये दवा इतनी असरदार है तो फिर दिक्कत कहाँ है? बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहाँ पर 2 बड़ी मुश्किलें हैं। पहली है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का खतरनाक लेवल तक कम हो जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दवाएं तो बस इंसुलिन निकालती रहती हैं, चाहे उस वक्त शरीर को उसकी जरूरत हो या ना हो। और दूसरी मुश्किल है सेकेंडरी फेलियर, यानी कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद दवा का असर धीरे धीरे कम हो जाना। तो चलिए पहली चिंता की पड़ताल करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या सभी सल्फोनिल यूरिया से एक जैसा ही खतरा होता है? इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत बड़े यूरोपियन सर्वे से, जिसका नाम है गाइड स्टडी। इसमें 2 बहुत ही पॉपुलर सल्फोनिल यूरिया, ग्लाइक्लाजाइड MR और ग्लिमेपेराइड की सीधी सीधी तुलना की गई। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। ग्लिमेपेराइड लेने वाले लगभग 9% मरीजों को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, जबकि ग्लिक्लाजाइड लेने वालों में ये आंकड़ा आधे से भी कम, सिर्फ 3.7% था। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा का फर्क। ये ग्राफ तो कहानी को और भी साफ कर देता है। ये जो नीचे वाली टूटी हुई लाइन है ना, जो ग्लिमेपेराइड की है, वो बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि ग्लिमेपेराइड लेने वाले मरीजों को न सिर्फ ज्यादा बार बल्कि बहुत जल्दी लो ब्लड शुगर का सामना करना पड़ रहा था। तो स्टडी का जो निचोड़ था वो एकदम साफ था। ग्लिक्लाजाइड MR कहीं ज्यादा सुरक्षित थी और उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के मामले लगभग आधे थे। ठीक है, तो एक पहेली तो सुलझ गई, लेकिन अब आते हैं दूसरी और शायद इससे भी बड़ी पहेली पर, सेकेंडरी फेलियर। आखिर क्यों कुछ सालों बाद ये दवाएं काम करना बंद कर देती हैं? इस पर ना वैज्ञानिकों के बीच 2 अलग-अलग थियोरीज हैं। एक थियोरी कहती है कि दवा का लगातार दबाव बीटा कोशिकाओं को हमेशा के लिए मार देता है, और दूसरी थियोरी ये कहती है कि नहीं, वो मरती नहीं है, बस थक जाती हैं, एक तरह का बर्नआउट हो जाता है और वो कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देती हैं। और फिर 2008 में चूहों पर एक स्टडी हुई जिसने इस बहस को एक नया मोड़ दिया।
रिसर्चर्स ने पाया कि जब उन्होंने चूहों को दवा देना बंद कर दिया तो उनकी बीटा कोशिकाओं ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। मतलब ये कमी परमानेंट नहीं थी, इसे ठीक किया जा सकता था। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें सल्फोनिल यूरिया को देखने का एक नया और ज्यादा बैलेंस्ड नजरिया देती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है, ये दवाएं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, सस्ती हैं और असरदार भी हैं, लेकिन इनके साथ हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा जुड़ा है जो हर दवा के साथ अलग अलग है, और साथ ही समय के साथ इनके असर खोने का भी डर रहता है। मतलब ये एक ऐसा टूल है जिसे हमें बहुत सावधानी और समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर बीटा कोशिकाएं मर नहीं रही बल्कि सिर्फ थक रही हैं, तो क्या हम उन्हें आराम देने के तरीके खोज सकते हैं? क्या ये समझ हमें इन दशकों पुरानी दवाओं को और भी बेहतर और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने में मदद कर सकती है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य का विज्ञान ही देगा। नमस्कार। हम सबके घरों में मेडिसिन बॉक्स तो होता ही है ना? ये डिब्बे दिखने में तो बहुत छोटे और सिंपल लगते हैं, लेकिन इन पर जो जानकारी छपी होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज चलिए इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं इसके पीछे छिपे मतलब को। ये देखिए, ऐसा डिब्बा तो हम सब ने देखा ही होगा। हम अक्सर इसे बस एक कंटेनर समझते हैं, दवा निकाली और बस। लेकिन असल में ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, ये ज़रूरी जानकारी का खजाना है जो हमें बताता है कि हम कौन सी दवा ले रहे हैं और क्यों। पर इस पर जो ये नाम लिखे हैं, जो नंबर हैं और ये छोटे छोटे सिंबल्स, इनका असली मतलब क्या है? क्या हर अक्षर के पीछे कोई खास वजह है? चलिए आज इसी पड़ताल में साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और इस डिब्बे पर लिखे कोड को एक एक करके तोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, नाम और नंबर। आखिर एक नाम में क्या रखा है? दवा के मामले में बहुत कुछ। अगर इस डिब्बे को ध्यान से देखें तो दो नाम साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक है ग्लाइमिप्राइड और दूसरा है ग्लिमिस्टार। तो ये दोनों क्या हैं और क्या ये एक ही चीज है? असल में ये दो अलग अलग तरह के नाम हैं। ग्लाइमिप्राइड जो है वो दवा का जेनेरिक नाम है और ग्लाइमिस्टार है इसका ब्रांड नाम। चलिए समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। जेनेरिक नाम मतलब दवा के अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो असल में बीमारी पर काम करता है, उसका ऑफिशियल मेडिकल नाम। ये नाम पूरी दुनिया में एक ही रहता है। तो इस डिब्बे में जो असली दवा है वो है ग्लाइमिप्राइड। और ब्रांड नाम वो नाम है जो दवा बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट को देती है, एक तरह का मार्केटिंग नाम। एक ही जेनेरिक दवा जैसे कि ग्लाइमिप्राइड को अलग अलग कंपनियां अपने अपने ब्रांड नाम से बेच सकती हैं। ठीक है, तो नामों की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन ये जो ब्रांड नाम के ठीक बगल में एक बड़ा सा नंबर 2 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये नंबर सिर्फ एक गिनती नहीं है, दवा के सही असर के लिए ये सबसे जरूरी जानकारियों में से एक है। पता है, ये 2 दरअसल दवा की डोज या उसकी स्ट्रेंथ बताता है। मतलब हर एक टैबलेट में 2 मिलीग्राम ग्लाइमिप्राइड है। डॉक्टर इसी नंबर के आधार पर सही खुराक तय करते हैं, इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, ये जो लिखा है 10x10 टैबलेट्स, इसका सीधा सा मतलब है कि इस डिब्बे के अंदर 10 टैबलेट्स की 10 स्ट्रिप्स हैं, यानी कुल मिलाकर 100 गोलियां। ये हमें दवा की कुल क्वांटिटी बताता है। अगला सवाल, इस दवा को बनाया किसने है? चलिए इसका पता लगाते हैं। अक्सर डिब्बे पर कंपनी का लोगो या नाम साफ साफ छपा होता है। जैसे इस डिब्बे पर डिस्कवरी मैनकाइंड का लोगो और नाम दोनों ही नजर आ रहा है। निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर का नाम जानना भरोसे और क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर कभी दवा में कोई दिक्कत हो या उसे बाजार से वापस लिया जाए तो ये जानकारी ही काम आती है। चलिए अब जरा उन छोटे छोटे अक्षरों और सिंबल्स पर ध्यान देते हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन जिनका मतलब बहुत बड़ा होता है। डिब्बे के ऊपर बाएं कोने में देखिए, एक छोटा सा निशान है, RX। ये सिर्फ 2 अक्षर नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी निर्देश है। तो जब भी किसी दवा के डिब्बे पर RX लिखा देखें तो समझ जाइए कि ये दवा सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल सकती है। इसे अपनी मर्जी से कभी नहीं लेना चाहिए। ये एक तरह की कानूनी और हेल्थ वार्निंग है। एक और कोड है जो शायद आपने नोटिस किया हो। ग्लाइमिप्राइड टैबलेट्स के ठीक बाद लिखा है IP। अब इसका क्या मतलब है? ये है क्वालिटी का स्टैंप। IP का फुल फॉर्म है इंडियन फार्माकोपिया,
ये एक ऑफिशियल बुक है जिसमें दवाओं की क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ के स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। तो आईपी लिखे होने का मतलब है कि ये दवा भारत में तय किए गए सभी क्वालिटी पैरामीटर्स पर खरी उतरती है। कभी कभी इसकी जगह बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया भी लिखा मिल सकता है। तो हमने लगभग सारे सुराग जोड़ लिए हैं। अब चलिए इस सारी जानकारी को एक साथ एक जगह पर देखते हैं। ये है एक सिंपल सी चेकलिस्ट। अगली बार जब भी कोई दवा का डिब्बा हाथ में आए तो इन 7 चीजों पर गौर करें। जेनेरिक नाम क्या है, ब्रांड नाम क्या है, डोज कितनी है, डिब्बे में कितनी गोलियां हैं, किसने बनाया है, आरएक्स का निशान है या नहीं और क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन सा है। इससे दवा को बेहतर ढंग से समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो अब जब ये कोड क्रैक हो ही चुका है तो क्यों ना अपने घर के मेडिसिन कैबिनेट पर एक नजर डाली जाए। देखिए कि अपनी दवाओं के बारे में क्या नई और जरूरी जानकारी मिलती है। याद रखिए, सही जानकारी ही सुरक्षा है। जरा सोचिए एक ऐसी दवा के बारे में जिसे डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं समझा जाता था। पर क्या हो अगर उसी वरदान में एक छिपा हुआ खतरा हो, एक ऐसा खतरा जो शायद फायदे से कहीं ज्यादा भारी पड़ जाए। तो चलिए आज बात करते हैं ग्लिबेनक्लेमाइड की। ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है। इसने लाखों जानें बचाईं, पर साथ ही इसने मेडिकल साइंस को एक बहुत बहुत जरूरी सबक भी सिखाया। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले डायबिटीज की चुनौती को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ग्लिबेनक्लेमाइड का रोल क्या था और इसके साथ क्या जोखिम जुड़े थे। सबूतों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस एक दवा ने मेडिकल नियमों को बदला और हमें एक बड़ा सबक सिखाया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ग्लिबेनक्लेमाइड जैसी दवा की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में समस्या कितनी बड़ी थी? देखिए, दुनिया भर में डायबिटीज के जितने भी मरीज हैं उनमें से लगभग 90 से 95% को टाइप 2 डायबिटीज है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। मतलब करोड़ों लोगों को अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए खाने वाली दवाओं की सख्त जरूरत थी। टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है? असल में दिक्कत दो तरफा है। या तो शरीर जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता, या फिर जो इंसुलिन बनता है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, और नतीजा ब्लड में शुगर का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ने लगता है। और बस इसी समस्या के समाधान के लिए एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो ग्लिबेनक्लेमाइड की। कई दशकों तक ये दवा डॉक्टरों की पहली पसंद बनी रही। ग्लिबेनक्लेमाइड सल्फोनिल्यूरिया नाम के एक ड्रग ग्रुप से आती है। इनकी खोज 1950 के दशक में हुई थी और इनका काम करने का तरीका बिल्कुल सीधा है। ये सीधे पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय पर असर करती हैं। अब ये काम कैसे करती है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये दवा पैंक्रियाज को एक तरह से निचोड़कर उससे और ज्यादा इंसुलिन निकालने के लिए मजबूर करती है। ये कोशिकाओं के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू करती है, जिसका आखिरी नतीजा ये होता है कि शरीर में पहले से जमा इंसुलिन खून में रिलीज हो जाता है। पर जैसा अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, इस हीरो की भी एक बड़ी कमजोरी थी। एक ऐसा साइड इफेक्ट जो इसके सारे अच्छे कामों पर पानी फेर सकता था। तो सवाल उठता है कि अगर ये दवा शुगर कम करने में इतनी असरदार है तो फिर असल में प्रॉब्लम क्या थी? चिंता किस बात की थी? उस चिंता का नाम है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड शुगर का खतरनाक हद तक कम हो जाना। और यह कोई मामूली साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसका फौरन इलाज ना किया जाए तो ये कोमा या मौत की वजह भी बन सकता है। और ग्लिबेनक्लेमाइड के मामले में ये जोखिम बहुत ही गंभीर था। सिंगापुर की हेल्थ अथॉरिटी ने तो साफ साफ चेतावनी दी कि ये दवा 12 से 72 घंटे तक चलने वाला हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है। जरा सोचिए, 3 दिन तक किसी का ब्लड शुगर खतरनाक लेवल पर बना रह सकता है। तो फिर साइंटिस्ट ने इसकी और गहराई से जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने ग्लिबेनक्लेमाइड की तुलना उसी ग्रुप की दूसरी दवाओं से की और जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। रिसर्च में एक बात साफ हो गई, शुगर कम करने के मामले में ग्लिबेनक्लेमाइड और उसी जैसी दूसरी दवाएं जैसे ग्लिमिपिराइड लगभग एक जैसी असरदार थीं। लेकिन जब बात सेफ्टी की आई तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अब ये फर्क कितना बड़ा था, जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक स्टडी में ग्लिबेनक्लेमाइड लेने वाले मरीजों में गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया के 5.6 मामले सामने आए, जबकि ग्लिमिपिराइड लेने वालों में यह आंकड़ा सिर्फ 0.86 था। ये 6 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। और ये कोई 1-2 स्टडी की बात नहीं थी। जब कई सारी स्टडीज का एक बड़ा विश्लेषण किया गया तो पता चला कि ग्लिबेनक्लेमाइड लेने पर हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा 83% ज्यादा था।
ये एक ऐसा नंबर था जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो जब इतने सारे पक्के सबूत सामने आ गए तो दुनिया भर की हेल्थ अथॉरिटीज को एक्शन लेना ही पड़ा और इसके बाद मेडिकल गाइडलाइंस में बड़े बदलाव किए गए। ये बदलाव धीरे धीरे आए। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों में इसके इस्तेमाल के खिलाफ सलाह दी। उसी साल किडनी की बीमारियों से जुड़ी गाइडलाइंस में भी यही बात कही गई और 2013 आते आते सिंगापुर जैसे देशों ने भी इसके खिलाफ औपचारिक चेतावनी जारी कर दी। तो आज की तारीख में तस्वीर बिल्कुल साफ है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें किडनी या लिवर की कोई समस्या है या जिन्हें सल्फा दवाओं से एलर्जी है, उन्हें ग्लिबिनक्लामाइड से बचना चाहिए। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ग्लिबिनक्लामाइड की कहानी सिर्फ एक दवा के बारे में नहीं है, यह हमें इलाज के एक बहुत बड़े सिद्धांत की याद दिलाती है। सबसे बड़ा सबक यही है, इलाज का मकसद सिर्फ बीमारी को कंट्रोल करना नहीं होता, असली मकसद होता है हर एक मरीज के लिए सही दवा चुनना, उसकी उम्र, सेहत और बाकी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ग्लिबिनक्लामाइड पूरी तरह से बेकार हो गई है। आज भी कुछ खास मरीजों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है, लेकिन इसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि मेडिकल साइंस कैसे लगातार विकसित होता है। जैसे जैसे नए सबूत मिलते हैं, हमारी समझ बदलती है और इलाज के तरीके भी बेहतर होते जाते हैं। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जिन दवाओं को हम स्टैंडर्ड मानकर चल रहे हैं, क्या पता भविष्य में नए सबूतों के आधार पर उनमें से भी किसी पर सवाल उठे, क्योंकि विज्ञान कभी रुकता नहीं है और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज की एक बहुत ही कॉमन दवा है ग्लिक्लाजाइड। कभी सोचा है ये असल में शरीर के अंदर जाकर करती क्या है? आज हम इसी दवा की पूरी कहानी को समझेंगे, बहुत ही आसान और सीधे तरीके से। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये ग्लिक्लाजाइड है क्या, फिर देखेंगे कि ये ब्लड शुगर को कम कैसे करती है, शरीर में इसका पूरा सफर कैसा होता है, इसे लेने के नियम क्या हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इससे जुड़ा सबसे बड़ा खतरा क्या है और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, ग्लिक्लाजाइड है क्या? देखिए, ये सल्फोनिल यूरिया नाम के एक ग्रुप की दवा है और इसे डॉक्टर तब देते हैं जब किसी को टाइप 2 डायबिटीज हो और सिर्फ डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और वजन कम करने से बात नहीं बन रही हो, मतलब जब शरीर को थोड़ी और मदद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये दवा शरीर के अंदर ऐसा क्या करती है जिससे ब्लड शुगर लेवल नीचे आ जाता है? चलिए इसके काम करने के तरीके को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, ये दवा एक तरह से हमारे शरीर के एक खास हिस्से पे निशाना साधती है और वो है पैनक्रियास। ये पैनक्रियास में मौजूद बीटा सेल्स को जाके जगाती है, उन्हें एक तरह का पुश देती है कि भाई और इंसुलिन बनाओ, और फिर यही एक्स्ट्रा इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में ले आता है। और ये पूरा काम एक 4 स्टेप की प्रक्रिया में होता है। बड़ा मजेदार है। सबसे पहले ग्लिक्लाजाइड पैनक्रियास के सेल्स पर लगे खास रिसेप्टर से जाकर चिपक जाता है। स्टेप 2, इसके चिपकते ही सेल्स के पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं। तीसरा स्टेप, इससे एक हलचल होती है और कैल्शियम के चैनल खुल जाते हैं। और आखिर में यही बड़ा हुआ कैल्शियम इंसुलिन को कहता है, चलो अब तुम्हारी बारी है, और इंसुलिन खून में रिलीज हो जाता है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। और एक बात, ये सिर्फ इंसुलिन की मात्रा नहीं बढ़ाती, इसकी असली खूबी तो कुछ और है। ये दवा शरीर के नेचुरल इंसुलिन रिस्पॉन्स को, मतलब जब हम कुछ खाते हैं तो जैसे इंसुलिन रिलीज होना चाहिए, उस पैटर्न को वापस पटरी पर लाती है। तो एक तरह से ये सिस्टम को सिर्फ बूस्ट नहीं कर रही, बल्कि उसे रिपेयर भी कर रही है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि दवा काम कैसे करती है, पर एक बार गोली लेने के बाद शरीर के अंदर होता क्या है? आइए अब इस दवा की बॉडी के अंदर की पूरी जर्नी को ट्रैक करते हैं। तो गोली लेने के करीब 6 घंटे बाद, बस 6 घंटे में ये दवा खून में अपने पीक पर पहुंच जाती है। मतलब इस समय ये अपना सबसे ताकतवर असर दिखा रही होती है, पूरी मेहनत से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में लगी होती है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इस दवा का लगभग 95% हिस्सा खून में मौजूद प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दवा ने एक पार्टनर बना लिया जो उसे पकड़ कर रखता है और धीरे धीरे रिलीज करता है। इसी वजह से इसका असर लंबे समय तक बना रहता है।
अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि एक डोज का असर लगभग पूरे 24 घंटे तक रहता है और यही कारण है कि इसे दिन में सिर्फ एक बार लेने की सलाह दी जाती है। मरीजों के लिए ये काफी आसान हो जाता है, रोज रोज की झंझट नहीं। तो इस पूरे सफर के आखिर में क्या होता है? हमारा लिवर इस दवा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और फिर किडनी यानी गुर्दे इन टुकड़ों को यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और मजे की बात यह है कि 1% से भी कम दवा असली रूप में बाहर निकलती है। इसका मतलब हमारा शरीर इसका भरपूर इस्तेमाल करता है। चलिए, अब तक की साइंस तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, यानी इस दवा को लेने का सही तरीका क्या है? क्या नियम है जिन्हें फॉलो करना जरूरी है? ये नियम बहुत बहुत जरूरी हैं। जैसे इसे दिन में एक बार नाश्ते के साथ लेना है, और हाँ, टैबलेट को हमेशा पूरा निगलना है, उसे तोड़ना या चबाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से दवा एक साथ बहुत तेजी से रिलीज हो जाएगी, और एक डोज से दूसरी बढ़ी हुई डोज पर जाने के लिए कम से कम 1 महीने का गैप रखना चाहिए, ताकि शरीर को आदत पड़ जाए। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है, मान लीजिए एक दिन डोज लेना भूल गए, तो क्या करें? ये किसी के भी साथ हो सकता है, और इसका सही जवाब जानना बहुत जरूरी है। इसका नियम बिल्कुल सीधा है। अगर आप डोज लेना भूल गए हैं तो उसे भूल जाइए। अगली डोज अपने नॉर्मल टाइम पर ही लें। कभी भी भूल कर भी छूटी हुई डोज की भरपाई के लिए डबल डोज मत लीजिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है और ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकता है। ठीक है, अब हम इस दवा के एक बहुत ही अहम और गंभीर पहलू पर आते हैं। इसका सबसे बड़ा रिस्क हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का जरूरत से ज्यादा कम हो जाना। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ग्लिक्लोसाइड जैसी दवाओं के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या है? और इसका एक ही जवाब है, हाइपोग्लाइसीमिया। ये इसका सबसे कॉमन और सबसे सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लक्षण क्या हैं? इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे अचानक से सिर दर्द होना या बहुत तेज भूख लगना, पसीना आना, त्वचा चिपचिपी लगना, बेचैनी होना या ध्यान न लगना, चक्कर आना, ये सब शुरुआती वार्निंग साइन है। अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो बात बिगड़ सकती है, मामला कंफ्यूजन या बेहोशी तक जा सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इस खतरे को बढ़ाने वाले कारणों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे खाना छोड़ना या देर से खाना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना, शराब पीना या फिर किडनी या लिवर में कोई दिक्कत होना। इन सब चीजों पर ध्यान रखकर हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और अब आखिर में बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी सावधानियों की, मतलब ये जानना कि किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए और कौन सी दूसरी चीजें हैं जो इसके असर पर फर्क डाल सकती हैं। हमारी किडनी यानी गुर्दे शरीर के फिल्टर सिस्टम की तरह हैं, और जैसा हमने पहले बात की, यही इस दवा के वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसलिए अगर किसी की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो ये एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ बताता है कि क्या करना है। अगर किडनी की समस्या हल्की या मध्यम है तो डोज में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर समस्या गंभीर है, मतलब CKD स्टेज 4 या 5, तो इस दवा को इस्तेमाल करने से बचा जाता है। क्यों? क्योंकि तब दवा शरीर में जमा होने लगती है और हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो ग्लिक्लाजाइड के साथ मिलकर लो शुगर का खतरा बढ़ा देती हैं, जैसे कि कुछ एंटीफंगल दवाएं या अल्कोहल। वहीं दूसरी तरफ कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉइड्स ब्लड शुगर को उल्टा बढ़ा सकती है। यहाँ तक कि सेंट जॉन वॉर्ट जैसा एक हर्बल सप्लीमेंट भी इसके काम में दखल दे सकता है। इसीलिए आप जो भी दवा या सप्लीमेंट ले रहे हैं, अपने डॉक्टर को उसकी पूरी जानकारी देना बहुत बहुत जरूरी है। तो ग्लिक्लोसाइड एक बहुत असरदार दवा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हर किसी के लिए सही है? इसका जवाब सिर्फ एक डॉक्टर ही दे सकता है, आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री को समझने के बाद। तो अगला सबसे जरूरी कदम है अपने डॉक्टर से खुलकर बात करना। याद रखिए, अपनी सेहत के बारे में सही जानकारी रखना ही आपको सही फैसले लेने की ताकत देता है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए रोज ली जाने वाली एक गोली जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बनाती है, पर साथ ही कुछ गंभीर सवाल भी खड़े करती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं DPP-4 इनहिबिटर्स की।
तो आइए देखते हैं कि इसके फायदे क्या हैं और वो कौन से खतरे हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, ये वो गोली है जिसे दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन लेते हैं, पर क्या इसके कुछ ऐसे छिपे हुए रिस्क भी हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है? और यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये दवा कितनी कॉमन है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। अकेले 2023 में सिर्फ अमेरिका में सिटाग्लिप्टिन, जो कि एक बहुत फेमस DPP-4 इन्हिबिटर है, कि 50 लाख से भी ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन लिखे गए। ये आंकड़ा अपने आप में इसकी पॉपुलैरिटी की पूरी कहानी बता देता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये दवा इतनी पॉपुलर हुई क्यों। फिर हम थोड़ा साइंस में उतरेंगे और समझेंगे कि ये आखिर काम कैसे करती है। इसके बाद पैंक्रियाटाइटिस और जोड़ों के दर्द जैसी कुछ सीरियस चिंताओं पर बात करेंगे और आखिर में सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखेंगे कि नतीजा क्या निकलता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, ये दवा इतनी ज्यादा इस्तेमाल में क्यों आई, इसकी कहानी क्या है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इन दवाइयों का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। 90 के दशक में एक साइंटिफिक खोज होती है, 2006 में पहली दवा को मंजूरी मिलती है और फिर तो जैसे लाइन ही लग जाती है। 2013 तक 5 बड़ी दवाएं मार्केट में थीं। मतलब एक साइंटिफिक खोज से लेकर आम आदमी की फार्मेसी तक का इसका सफर बहुत ही तेज रहा। तो इसकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है? असल में इसके कई ठोस कारण हैं। ये HbA1c यानी लंबे समय के ब्लड शुगर लेवल को अच्छे से कम करती है। इससे लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा भी कम होता है। और एक बहुत बड़ी बात, इससे वजन नहीं बढ़ता, जो डायबिटीज की कई दूसरी दवाओं के साथ एक बड़ी टेंशन होती है। इन्हीं सब वजहों से ये डॉक्टरों की पसंदीदा दवाओं में से एक बन गई। अब आते हैं इसके साइंस पर कि आखिर ये काम कैसे करती हैं, क्योंकि इसके रिस्क को समझने का रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है। इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है इंक्रीटिन हार्मोन। समझिए कि ये हमारे शरीर के नेचुरल मैसेंजर हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं, ये पेट से निकलकर पैंक्रियाज को मैसेज देते हैं कि भाई अब इंसुलिन बनाने का टाइम हो गया है, और इसी से हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। तो पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हमने खाना खाया और इंक्रीटिन हार्मोन्स रिलीज हुए। स्टेप 2, इन हार्मोन्स ने पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने का सिग्नल दिया। लेकिन यहाँ एक विलन की एंट्री होती है। स्टेप 3, DPP-4 नाम का एक एंजाइम इन अच्छे हार्मोन्स को बहुत जल्दी तोड़कर खत्म कर देता है, और यहीं पर हमारी दवा यानी DPP-4 इन्हिबिटर अपना कमाल दिखाती है। स्टेप 4 में ये दवा इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जैसे उस पर ब्रेक लगा देती हो, और नतीजा स्टेप 5, हमारे हीरो यानी इंक्रीटिन हार्मोन ज्यादा देर तक काम कर पाते हैं, जिससे ब्लड शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है। अब आते हैं हम इसकी सेफ्टी से जुड़े पहले बड़े सवाल पर, पैंक्रियाटाइटिस की जांच। देखिए, जब ये दवा बाजार में आई तो कुछ ही समय बाद पैंक्रियाज में सूजन यानी पैंक्रियाटाइटिस के कुछ मामले रिपोर्ट होने लगे, और इसने FDA का ध्यान खींचा, और फिर शुरू हुई एक बड़ी साइंटिफिक जांच। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ताइवान में एक बहुत बड़ी रियल वर्ल्ड स्टडी की गई। इसमें उन लोगों पर फोकस किया गया जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा था, मतलब करीब 1250 ऐसे डायबिटिक मरीज जिन्हें पहले भी पैंक्रियाटाइटिस हो चुका था। फिर उन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया, एक वो जो ये दवा ले रहे थे और दूसरे वो जो नहीं ले रहे थे। और जो नतीजे आए वो काफी कुछ साफ कर रहे थे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दोनों ग्रुप्स में पैंक्रियाटाइटिस के दोबारा होने का खतरा लगभग एक जैसा ही था। आंकड़ों पर नजर डालें तो दवा लेने वालों में हर साल 1000 में से करीब 23 मामले सामने आए, जबकि दवा ना लेने वालों में ये आंकड़ा 20 के आसपास था। यानी देखा जाए तो कोई बड़ा या सिग्निफिकेंट फर्क था ही नहीं। और इस स्टडी का निष्कर्ष भी बिल्कुल साफ था। रिसर्चर्स ने कहा कि DPP-4 इन्हिबिटर्स का पैंक्रियाटिस के बढ़े हुए जोखिम से कोई खास संबंध नहीं दिखता, यहाँ तक कि हाई रिस्क मरीजों में भी नहीं। ये वाकई में एक बड़ी और राहत देने वाली बात थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही पैंक्रियाटाइटिस वाली चिंता थोड़ी कम हुई, एक और सवाल सामने आ खड़ा हुआ। और अब हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द और दूसरे रिस्क्स की। अगस्त 2015 में FDA यानी अमेरिका की सबसे बड़ी दवा नियामक संस्था ने एक बहुत सीरियस वार्निंग जारी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये दवाएं जोड़ों में ऐसा दर्द पैदा कर सकती हैं जो बहुत गंभीर हो सकता है, इतना कि इंसान को लाचार तक बना दे। ये एक बिल्कुल अलग और आधिकारिक तौर पर माना गया रिस्क था।
तो FDA इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? उन्होंने 33 गंभीर मामलों की स्टडी की और एक पैटर्न साफ दिखा। कुछ लोगों को दवा शुरू करने के बस 1 दिन बाद दर्द होने लगा, तो कुछ को सालों बाद। दवा बंद करने पर दर्द ठीक हो जाता था और दोबारा शुरू करने पर वापस आ जाता था। और ये दर्द इतना ज्यादा था कि 33 में से 10 लोगों को तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो हमने फायदे भी देखे और जोखिमों को भी समझा। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जहां हम सब कुछ एक साथ रखकर एक बैलेंस्ड व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, यानी सबूतों का मूल्यांकन। तो यहाँ तराजू के दोनों पलड़े हमारे सामने हैं। एक तरफ हैं इसके दमदार फायदे, ब्लड शुगर पर शानदार कंट्रोल और लो शुगर का कम खतरा, और दूसरी तरफ है साबित हो चुके जोखिम, FDA की चेतावनी वाला जोड़ों का गंभीर दर्द, पैंक्रियाटाइटिस का वो विवादित खतरा और बुलस पेम्फिगॉइड जैसी एक दुर्लभ स्किन प्रॉब्लम। और हाँ, कुछ दवाओं को हार्ट फेलियर से भी जोड़ा गया है। तो अंत में क्या कहा जाए? देखिए, सच्चाई ये है कि लाखों लोगों के लिए ये दवाएं बहुत असरदार हैं। सवाल दवा के अच्छा या बुरा होने का है ही नहीं, सवाल है इसकी पूरी तस्वीर को समझने का, इसके फायदों को भी और इसके जोखिमों को भी, ताकि इसका इस्तेमाल पूरी जानकारी और समझदारी के साथ हो सके। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, हम नई नई खोजों और लंबे समय तक उनकी सेफ्टी के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। कभी दवा का पत्ता हाथ में लेकर ऐसा लगा है कि ये छोटे छोटे अक्षर क्या कह रहे हैं? अरे ये तो हम सबके साथ होता है। तो आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और सीखते हैं कि अपनी दवा के लेबल को आसानी से कैसे पढ़ा और समझा जाए। यकीन मानिए, ये जानना किसी के भी स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। हम सब ने कभी ना कभी दवा का पत्ता हाथ में लेकर सोचा है कि इन छोटे छोटे अक्षरों में आखिर लिखा क्या है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? तो चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस दवा के पत्ते को एक उदाहरण मानकर हम इसकी हर जानकारी को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये पहचानना कि ये दवा आखिर है क्या। देखिए, यहाँ 2 नाम हैं। एक है स्टाविल, जो कि ब्रांड का नाम है। ये नाम वो कंपनी देती है जो इसे बनाती है, पर जो असली काम करने वाला केमिकल है, यानी इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो है सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट। ये है इसका जेनेरिक नाम और इसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि असली असर तो इसी का होता है। अच्छा, और ये जो नंबर है 100 mg, इसका क्या मतलब हुआ? ये है गोली की ताकत, यानी डोज। मतलब हर एक टैबलेट में 100 मिलीग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी सिटाग्लिप्टिन। डोज के लिहाज से ये जानकारी शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर दवा के नाम के आगे IP लिखा देखा होगा, है ना? इसका मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। अब ये सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, पर आसान भाषा में ये एक क्वालिटी की मोहर है। ये पक्का करती है कि दवा सरकार के बनाए गए क्वालिटी, सेफ्टी और असर के सभी पैमानों पर खरी उतरती है। ठीक है, तो दवा की पहचान तो हो गई, पर अब देखते हैं कि इस छोटी सी गोली के अंदर आखिर है क्या क्या। यहां देखिए, ये है दवा की पूरी रेसिपी। पहला पॉइंट तो वही हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो 100 मिलीग्राम के बराबर है। लेकिन ये एक्सिपिएंट्स QS क्या चीज है? चलिए ये भी जानते हैं। एक्सिपिएंट्स वो सहायक चीजें हैं जिनका खुद का कोई औषधीय असर नहीं होता। इसे ऐसे समझिए जैसे केक बनाने के लिए सिर्फ मैदा और चीनी ही काफी नहीं होती, उसे एक साथ जोड़ने के लिए अंडा या तेल भी तो चाहिए ना। बस एक्सिपिएंट्स का काम भी गोली को सही आकार देना, उसे बांध कर रखना या फिर उसे रंग देना होता है। तो गोली में मौजूद हर चीज दवा नहीं होती। जैसे इस दवा की बात करें तो इसमें रंग के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड जैसी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। ये एक्सिपिएंट्स का एक परफेक्ट उदाहरण है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सुरक्षा और रखरखाव के निर्देश। ये सबसे बड़ी और पहली चेतावनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दवा सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे पर ही मिल सकती है और उन्हीं की सलाह पर ली जानी चाहिए। अपनी मर्जी से इसे लेना खतरनाक हो सकता है। और ये निर्देश भी बहुत जरूरी हैं। इसे बच्चों से बिल्कुल दूर रखें, इसे सिर्फ मुंह से ही लेना है और इसे कमरे के तापमान पर रखना है। खास तौर पर इसे रोशनी और नमी से बचाना है। मतलब बाथरूम की अलमारी में दवा रखना अच्छा आइडिया नहीं है। और सबसे जरूरी बात, डोज हमेशा उतनी ही लें जितनी डॉक्टर ने बताई है। अच्छा, तो इस दवा को बनाता कौन है और बाजार तक कौन पहुंचाता है?
जैसा कि हम देख सकते हैं, इसे सन फार्मा ने असम में बनाया है और वही कंपनी इसे मुंबई से मार्केट भी कर रही है। ये जानकारी दवा असली है या नहीं, ये पता करने में काम आ सकती है। और ये लाइन बताती है कि इस्टवेल नाम कानूनी तौर पर सन फार्मा का है, कोई और कंपनी इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट एक 4 स्टेप चेकलिस्ट में समेट लेते हैं जो हमेशा काम आएगी। पहला, हमेशा ब्रांड और जेनेरिक नाम पहचानें। दूसरा, उसकी ताकत यानी डोज देखें। तीसरा, सारी चेतावनियां और निर्देश ध्यान से पढ़ें। और चौथा, उसे रखने की सही जगह और तरीका जरूर जांच लें। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अब जब दवा के पत्ते को इतनी गहराई से समझना आ गया है, तो क्या एक ज्यादा जानकार मरीज होने के नाते हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत का तरीका बदलेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए, आज एक छोटी सी जासूसी करते हैं। एक ऐसी चीज के राज खोलते हैं जिसे हम शायद रोज देखते तो हैं, पर कभी उस पर उतना गौर नहीं करते। एक ऐसा डिब्बा जिसके अंदर सेहत का राज छिपा है, पर हम अक्सर उसकी भाषा समझ ही नहीं पाते। तो ये है हमारी आज की केस स्टडी। एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला दवा का डिब्बा, है ना? ऐसा लगता है कि इसमें क्या ही खास होगा, लेकिन जरा रुकिए, इसकी सतह पर एक पूरी कहानी छिपी हुई है। तो क्या लगता है कितनी जानकारी होगी इस छोटे से डिब्बे पर? चलिए, तैयार हो जाइए। हम एक एक करके इसके सारे राज खोलने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ये हमें हमारी सेहत के बारे में क्या-क्या बता सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? जाहिर है, सबसे बड़े और मोटे अक्षरों पर, यानी इसके नाम पर। तो चलिए, शुरुआत यहीं से करते हैं। ये देखिए, साफ साफ लिखा है विल्डाप्राइड OD 100। ये है इसका ब्रांड नाम। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इस नाम के हर हिस्से का एक मतलब है। तो चलो, इस नाम को तोड़कर समझते हैं। विल्डाप्राइड, ये तो हो गया इसका ब्रांड नेम, ठीक है। फिर आता है OD। OD का मतलब होता है वंस डेली, यानी दिन में बस एक बार लेनी है। और आखिर में ये नंबर 100, ये क्या है? ये है इसकी स्ट्रेंथ, मतलब इसकी ताकत। ठीक है, तो ब्रांड नाम तो एक तरह से बस पहचान हो गई, पर इस दवा का असली हीरो कौन है? मतलब वो कौन सी चीज है जो असल में शरीर में जाके काम करती है? चलिए, अब उसे ढूंढते हैं। ब्रांड नाम की ठीक ऊपर जरा ध्यान से देखिए, एक और नाम लिखा है, विल्डाग्लिप्टिन। जी हां, यही है इस दवा की असली पहचान, इसका असली केमिकल नाम। इसे ऐसे समझिए, विल्डाप्राइड मानो दुकान का नाम है और विल्डाग्लिप्टिन वो सामान है जो उस दुकान में बिक रहा है। अब दुकानें तो कई हो सकती हैं, है ना? पर सामान तो वही रहेगा। बस यही फर्क है ब्रांड और जेनरिक नाम में। तो नाम की पहेली तो सुलझ गई, हमने दवा को पहचान लिया। पर अब सवाल यह है कि यह शरीर के अंदर जाकर अपना काम करती कैसे है, इसका जादू चलता कैसे है? विल्डाग्लिप्टिन के ठीक आगे लिखा है प्रोलॉन्ग्ड रिलीज। इसका मतलब होता है धीरे धीरे रिलीज होना। सोचिए, जैसे कोई बांध धीरे धीरे पानी छोड़ता है ताकि फसल को लंबे समय तक पानी मिलता रहे। ये टैबलेट बिल्कुल वैसा ही कुछ करती है। तो होता यह है कि जब ये गोली पेट में जाती है तो ये एक साथ फट से नहीं घुल जाती। नहीं, ये बहुत धीरे धीरे घुलती है और अपनी दवा को थोड़ा थोड़ा करके घंटों तक रिलीज करती रहती है। इसका फायदा, इसका असर पूरे दिन एक जैसा बना रहता है। और हां, ये भी साफ साफ लिखा है कि दवा किस रूप में है। ये टैबलेट्स हैं, यानी गोलियां, कोई कैप्सूल्स या सिरप नहीं। एक और जानकारी मिल गई। याद है ब्रांड नाम में 100 लिखा था, यहां उसका पूरा मतलब बताया गया है 100 मिलीग्राम। mg का मतलब है मिलीग्राम, तो हर एक गोली में 100 मिलीग्राम विल्डाग्लिप्टिन है। यह है इसकी असली ताकत का नंबर। अब आते हैं एक आखिरी और बहुत जरूरी सुराग पर, एक ऐसी चीज जो अक्सर हमारी नजरों से बच जाती है। ये 2 छोटे से अक्षर IP देखने में छोटे हैं, पर इनका मतलब बहुत बड़ा है। तो IP का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। अरे वाह, ये एक तरह से क्वालिटी की मोहर है। जैसे खाने की चीजों पर हम ISI मार्क या FSSAI का लोगो देखते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये इस बात की गारंटी है कि दवा पूरी तरह से शुद्ध है, सुरक्षित है और तय मानकों पर खरी उतरती है। ये एक बहुत बड़ा भरोसा है। तो हमने एक एक करके सारे सुराग जोड़ लिए हैं। चलिए, अब एक नजर डालते हैं कि इस एक डिब्बे ने हमें अपनी पूरी कहानी आखिर बताई कैसे। तो देखा, एक छोटे से डिब्बे ने हमें सब कुछ बता दिया। इसका ब्रांड नेम विल्डाप्राइड OD 100, इसकी असली दवा विल्डाग्लिप्टिन,
इसकी ताकत 100 mg, काम करने का तरीका प्रोलॉन्ग्ड रिलीज, इसका रूप टैबलेट्स और क्वालिटी की गारंटी भी इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी। कमाल है ना, सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही था। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जो असल में बहुत सारी जानकारी अपने अंदर छिपाए हुए हैं। शायद अगली बार हम किसी भी चीज को बस देखेंगे नहीं, उसे थोड़ा पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। कभी केमिस्ट की दुकान पर ऐसा हुआ है कि 2 दवा के पत्ते देखे हों, पैकिंग बिल्कुल अलग, नाम भी अलग, लेकिन कहा जाता है कि दोनों एक ही चीज हैं? भाई ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है लिनारिस और दूसरी तरफ है डायनाग्लिप्ट एल। पैकिंग में जमीन आसमान का फर्क है, नाम तो बिल्कुल ही अलग है। मतलब पहले नजर में तो कोई भी कहेगा कि ये 2 अलग अलग दवाएं हैं। तो सवाल यही है कि अगर दवा एक ही है तो फिर ये अलग अलग लिबास में क्यों हैं? इसकी असली कहानी क्या है? चलिए इसकी तह तक चलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले उस चीज पर ध्यान देना होगा जो इन दोनों पैकेट में कॉमन है, जो बदल नहीं रही है, और वो है इस दवा का असली हीरो। देखिए, किसी भी दवा में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट, हिंदी में कहें तो सक्रिय संघटक। असल में यही वो केमिकल है जो बीमारी पर काम करता है। गोली में बाकी जो कुछ भी होता है ना, वो तो बस इस हीरो को सही सलामत शरीर के अंदर पहुंचाने के लिए होता है। तो राज यहीं खुलता है। ये दोनों पैकेट, चाहे वो लिनारेस हो या डायनाग्लिप्ट एल, इन दोनों के अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट एक ही है, और वो है लिनाग्लिप्टिन। इसका मतलब जो असल दवा है वो दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम है। और बात सिर्फ दवा के एक होने की नहीं है, उसकी मात्रा यानी कि डोज वो भी एकदम एक जैसी है। दोनों ही गोलियों में ठीक 5 मिलीग्राम लिनाग्लिप्टिन है। तो जाहिर है असर के मामले में इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो फिर वही सवाल वापस आ जाता है, अगर दवा एक है, डोज एक है, तो ये दिखती अलग अलग क्यों है? इसका जवाब उन कंपनियों में छुपा है जो इसे बना रही हैं और बेच रही हैं। चलिए इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। दवा की दुनिया में ना मोटे तौर पर 2 तरह की कंपनियां काम करती हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता, ये वो कंपनी है जिसकी फैक्ट्री में गोली असल में बनती है। और दूसरी होती है मार्केटर यानी विपणनकर्ता, ये वो कंपनी है जो उस बनी बनाई गोली को खरीदकर उस पर अपना ब्रांड का ठप्पा लगाकर बाजार में बेचती है। अब इस लिनारिस वाले पैकेट को ही ले लीजिए, यहां साफ साफ लिखा है कि इसे बनाया है MSN लैबोरेटरीज ने, जो इसकी मैन्युफैक्चरर है। लेकिन इसे लिनारिस के ब्रांड नाम से कौन बेच रहा है? एरिस लाइफ साइंसेस, जो इसकी मार्केटर है। अब यही फॉर्मूला डायनाग्लिप्ट एल पर भी लागू होता है। यहां गोली बनाने वाली कंपनी है सिनोकेम लाइफ साइंसेस और उसे मार्केट में बेचने वाली कंपनी है मैनकाइंड फार्मा। तो अब बात बिल्कुल साफ हो गई, एक ही दवा को अलग अलग कंपनियां बना सकती हैं और अलग अलग कंपनियां बेच सकती हैं, इसीलिए हमें इतने अलग अलग ब्रांड नेम दिखते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर और मार्केटर का ये खेल तो हमें समझ आ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी पैकेट पर कुछ ऐसे निशान भी होते हैं जो हमें दवा की क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर हम डायनाग्लिप्ट एल के पैकेट को जरा गौर से देखें तो इस पर एक सुनहरे रंग की मुहर है जिस पर लिखा है DMF क्वालिटी API। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। API का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अरे ये तो वही हमारी हीरो वाली दवा है लिनाग्लिप्टिन। और DMF का मतलब है ड्रग मास्टर फाइल। इसे आप एक तरह का क्वालिटी सर्टिफिकेट समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि दवा बनाने का पूरा प्रोसेस कितना सेफ, स्टेबल और अच्छी क्वालिटी का है। तो इस सारी बातचीत का, इस पूरी पड़ताल का आखिर मतलब क्या निकला? मतलब एक आम इंसान के लिए इसमें से सीखने वाली क्या बात है? सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, दवा खरीदते वक्त सिर्फ ब्रांड के नाम पर मत जाइए, हमेशा उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम देखिए। दूसरी बात, ये याद रखिए कि एक ही दवा को अलग अलग कंपनियां बना और बेच सकती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और आखिर में DMF जैसे लेबल अगर दिखें तो समझिए कि ये क्वालिटी का एक एक्स्ट्रा भरोसा है। ये छोटी छोटी बातें आपको एक समझदार कंज्यूमर बनाती हैं। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के बाद अगली बार जब दवा का पत्ता हाथ में होगा तो नजर कहां जाएगी? सिर्फ चमकीले पैकिंग और ब्रांड के नाम पर, या उस केमिकल के नाम पर जो असल में सेहत की चाबी है? इस पर सोचिएगा जरूर।
डायबिटीज के इलाज में ना एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। अब कुछ ऐसी पावरफुल दवाएं हैं जो सिर्फ ब्लड शुगर ही कम नहीं कर रही हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ कर रही हैं। वो हमारे सबसे जरूरी अंगों मतलब दिल और किडनी को बचा रही हैं। लेकिन इन्हीं दवाओं में से एक क्लास एक ऐसी मेडिकल पहेली लेकर आई है जिसने वैज्ञानिकों का भी सिर घुमा दिया है। और यही है आज का हमारा बड़ा सवाल। सोचिए, एक ऐसी दवा जो ब्लड शुगर तो मुश्किल से ही कम कर रही है, फिर भी किडनी को बचा रही है। ये तो एक पहेली है ना? और ये पहेली डायबिटीज के इलाज को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल रही है। तो आज हम SGLT2 इनहिबिटर्स, हाँ यही नाम है इन दवाओं का, इनके पीछे के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर ये वो कमाल कैसे कर रही हैं जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं। इस सारी कहानी के सेंटर में है SGLT2 इनहिबिटर्स। अब देखिए, शुरू में तो ये दवाएं सिर्फ एक काम के लिए बनी थी, ब्लड शुगर कम करना। लेकिन जल्द ही डॉक्टरों को कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल असाधारण था। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती हैं? तरीका बड़ा सीधा है। देखिए, हमारी किडनी खून को साफ करती है और इस प्रोसेस में वो जरूरी शुगर को वापस खून में भेज देती हैं। अब ये SGLT2 इनहिबिटर्स क्या करते हैं? ये बस उस वापसी के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। नतीजा, जो फालतू शुगर है वो पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। सिंपल। ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल वही जगह दिखा रही है जहां ये सारा एक्शन होता है। ये जो नीले रंग के SGLT2 को ट्रांसपोर्टर्स दिख रहे हैं ना, ये दवाएं इन्हीं को ब्लॉक कर देती हैं। ये ग्लूकोज के लिए समझ लीजिए वन वे दरवाजे हैं। तो मैकेनिज्म तो काफी सीधा साधा लगता है ना? पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। यहीं से मामला पेचीदा हो जाता है। और ये रही असली पहेली। जिन लोगों की किडनी में पहले से ही दिक्कत है, उन पर ये दवाएं ब्लड शुगर कम करने में ज्यादा असरदार नहीं होती। तो सोचिए, अगर उनका मेन काम ही ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो उन्हीं मरीजों की किडनी को बचाने में इतनी चमत्कारी रूप से कामयाब कैसे हैं? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना चलिए एक और दमदार खिलाड़ी को मैदान में उतारते हैं। इनका नाम है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। और जब इन दोनों दवाइयों का आमना सामना हुआ, एक तरह का मुकाबला हुआ, तब SGLT2 इनहिबिटर्स की असली अनोखी ताकत और भी साफ होकर सामने आई। इन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। SGLT2 इनहिबिटर्स, जैसा हमने देखा, वो किडनी पर फोकस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ GLP-1 एगोनिस्ट हार्मोन्स के साथ काम करते हैं, शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनाने में मदद करते हैं। मतलब एक तरफ सीधी ताकत है तो दूसरी तरफ फिनिश। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। और जब वैज्ञानिकों ने 24 हफ्तों तक इन दोनों को आजमाया तो नतीजे सबके सामने थे। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। GLP-1 एगोनिस्ट HbA1c यानी जो एवरेज ब्लड शुगर होता है उसे कम करने में बेहतर निकले और वजन घटाने में भी वही आगे थे। और यही तो डायबिटीज मैनेजमेंट के दो सबसे बड़े टारगेट होते हैं ना। तो फैसला साफ था, वजन घटाने और ब्लड शुगर कंट्रोल, इन दोनों मामलों में GLP-1 एगोनिस्ट ही चैंपियन थे। लेकिन एक ऐसी जगह थी जहां SGLT2 इनहिबिटर्स ने बाजी मार ली, और वो था ब्लड प्रेशर को कम करना। और दोस्तों, यही है हमारी पहेली को सुलझाने का एक बहुत बहुत बड़ा सुराग। तो घूम फिरकर हम वापस अपने मेन सवाल पर आ गए हैं। अगर शुगर और वजन कम करने जैसे ट्रेडिशनल पैमानों पर SGLT2 इनहिबिटर्स दूसरे नंबर पर हैं, तो फिर उनमें ऐसी कौन सी सीक्रेट पावर है, कौन सा जादू है जो उन्हें दिल और किडनी का सबसे बड़ा रक्षक बनाता है? चलिए पता लगाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से में। अब हम उन छिपे हुए तरीकों से पर्दा उठाने वाले हैं जो SGLT2 इनहिबिटर्स को उनका वो जादुई सुरक्षा कवच देते हैं। और यकीन मानिए, इसका ब्लड शुगर से लेना देना बहुत कम है। ये फ्लो चार्ट देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर डरिए मत, ये असल में एक नक्शा है जो हमें बताएगा कि ये दवाएं शरीर में क्या क्या कमाल करती हैं। हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो शुरू करें पहली सीक्रेट पावर से। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, डायबिटीज में ना किडनी के जो छोटे छोटे फिल्टर होते हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसे कहते हैं हाइपरफिल्ट्रेशन। अब SGLT2 इनहिबिटर्स क्या करते हैं? वो एक प्रेशर रिलीज वाल्व की तरह काम करते हैं। वो इस एक्स्ट्रा प्रेशर को कम कर देते हैं, जिससे किडनी को आराम मिलता है और वो लंबे समय तक खराब होने से बच जाती है। ये इनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसके अलावा डायबिटीज शरीर में एक तरह की धीमी आग मतलब सूजन पैदा करती है, जो धीरे धीरे अंगों को नुकसान पहुंचाती है।
SGLT इनहिबिटर्स सीधे इस आग को बुझाने का काम करते हैं। वो उन केमिकल सिग्नल को शांत कर देते हैं जो सूजन और फाइब्रोसिस मतलब टिश्यू के हार्ड होने की वजह बनते हैं। अब ये वाला फायदा तो किसी ने सोचा ही नहीं था। ये दवाएं किडनी को EPO बनाने के लिए कहती हैं। हाँ, ये वही हार्मोन है जिसका नाम अक्सर साइक्लिंग जैसे स्पोर्ट्स में सुनने को मिलता है। ज्यादा EPO का मतलब है कि खून में ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ये सिर्फ किडनी के लिए नहीं बल्कि दिल के लिए भी एक शानदार तोहफा है। और ये तो बिल्कुल कमाल है। ये दवाएं शरीर के एनर्जी सोर्स को ही बदल देती हैं। वो शरीर को ग्लूकोज की जगह कीटोन्स नाम का एक ज्यादा साफ और एफिशिएंट फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए कहती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल की जगह हाई ऑक्टेन सुपर फ्यूल डलवा लेना। इससे दिल और किडनी की कोशिकाओं को कम मेहनत में ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल दुनिया में असली मरीजों पर इसका क्या असर होता है? चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस में आते हैं और देखते हैं कि ये सीक्रेट पावर्स असल में जिंदगियां कैसे बचा रही हैं। और ये हैं सबूत। DAP-CKD, एम्पा किडनी, क्रीडेंस, ये बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, और इन सब ने बार बार एक ही बात साबित की है, ये दवाएं किडनी फेल होने और दिल की बीमारियों का खतरा लगभग 30% तक कम कर देती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये असर उन मरीजों में भी देखा गया जिनकी किडनी पहले से ही काफी कमजोर थी। जरा इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 32%। DAPA-CKD ट्रायल में स्टेज 4 किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों में डैपाग्लिफ्लोज़िन ने किसी भी वजह से मौत के खतरे को 32% तक कम कर दिया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इन दवाओं की जिंदगी बचाने की ताकत को दिखाता है। तो ये रहा हमारी पहेली का जवाब। सबूत बिल्कुल साफ है। SGLT2 इनहिबिटर्स की दिल और किडनी को बचाने की जो ताकत है, वो उनके ब्लड शुगर कम करने वाले काम से ज्यादातर इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग है। ये सारा कमाल उन सीक्रेट पावर्स का है जिनकी हमने अभी अभी बात की। इन सब खोजों ने ना डायबिटीज के इलाज का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। अब बात सिर्फ शुगर के नंबर ऊपर नीचे करने की नहीं रही, अब हम सक्रिय रूप से मतलब एक्टिवली अंगों को बचाने पर फोकस कर रहे हैं। ये डायबिटीज केयर में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है। तो अब इलाज ज्यादा पर्सनल हो गया। मतलब अगर किसी का मेन गोल वजन घटाना और शुगर को सख्ती से कंट्रोल करना है तो शायद GLP-1 एगोनिस्ट बेहतर चॉइस हो। लेकिन अगर पहली प्राथमिकता दिल और किडनी को बचाना है तो SGLT2 इनहिबिटर्स का कोई मुकाबला नहीं, वो सबसे आगे हैं। ये जो कोट है, ये सारी बात को एक लाइन में कह देता है। फोकस अब सिर्फ ग्लाइसेमिक कंट्रोल से हटकर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम करने पर आ गया है। मतलब अब बात सिर्फ ब्लड शुगर की नहीं है, बात है मरीज को लंबे समय तक सेहतमंद रखने की, उनके दिल और किडनी को बचाने की। ये इलाज के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो सिर्फ एक लक्षण को नहीं बल्कि पूरे शरीर को, हमारे सबसे जरूरी अंगों को बचाती हैं, तो फिर डायबिटीज का इलाज करने का सही मतलब क्या है? वाकई हम सब मेडिसिन के एक नए और बहुत ही रोमांचक दौर में कदम रख चुके हैं। नमस्कार। डॉक्टर के यहाँ से लौटने के बाद हाथ में अक्सर ऐसा एक डब्बा होता है। हम दवा तो खा लेते हैं, पर सच बताइए कितनी बार हम रुककर सोचते हैं कि भाई इस पर लिखा क्या है? तो चलिए आज इसी डब्बे पर छपे हर एक शब्द और नंबर का मतलब समझते हैं एक एक करके। देखने में तो ये एक मामूली सा डिब्बा लगता है ना? लेकिन असल में इसके अंदर हमारी सेहत से जुड़ी बहुत ही जरूरी जानकारी छिपी होती है। आज हम इसी जानकारी को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसे पढ़ें कैसे? देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द और नंबर नहीं है, ये तो इस बात को समझने की चाबी है कि हम अपने शरीर के अंदर आखिर डाल क्या रहे हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए दवा के नाम पर ही गौर करते हैं। डिब्बे पर मोटे मोटे अक्षरों में एक नाम तो दिखता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो नाम लिखे होते हैं। आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। यहां देखिए, ये लिखा है डापाग्लिफोजिन। यह है दवा का जेनेरिक नाम, या कह लें कि इसका केमिकल नाम। मतलब यही वो असली एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो असर करता है। कोई भी कंपनी इस दवा को बनाए, उसका केमिकल नाम हमेशा यही रहने वाला है। और अब ये दूसरा नाम देखिए, ऑक्सरा। यह है इसका ब्रांड नेम। ये वो नाम है जो इसे बनाने वाली कंपनी अपनी मार्केटिंग के लिए रखती है। मतलब ये एक ट्रेडमार्क वाला नाम है
जिससे बाजार में इसकी पहचान बनती है। इसका सीधा मतलब है कि एक ही जेनेरिक दवा के आपको कई अलग अलग ब्रांड नेम मिल सकते हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं, जेनेरिक नाम है दवा की वैज्ञानिक पहचान और ब्रांड नाम है उसकी बाजार वाली पहचान। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि कई बार अलग अलग ब्रांड की दवाओं में जेनेरिक दवा एक ही होती है, और हाँ, अक्सर जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड वाली से थोड़ी सस्ती भी मिल जाती। चलिए, नामों की पहेली तो सुलझ गई। अब बारी आती है इन नंबरों की। ये नंबर हमें दवा की डोज, उसकी मात्रा और कीमत के बारे में सब कुछ बताते हैं। यहां पर लिखा है 10 mg यानी 10 मिलीग्राम। ये हमें बताता है कि हर एक गोली की ताकत या डोज कितनी है। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर डॉक्टर ये तय करते हैं कि सही खुराक क्या होगी। अच्छा, अब इस पर देखिए 2x14 टैबलेट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि इस डिब्बे के अंदर 14 गोलियों वाले 2 पत्ते हैं, यानी कुल मिलाकर हुई 28 गोलियां। इससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि ये दवा कितने दिन तक चलेगी। और अब आते हैं कीमत पर। MRP RS 420 पर ब्लिस्टर। इसका मतलब है कि एक पत्ते की मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम कीमत 420 रुपए है। एक बात का ध्यान रखें, ये कीमत एक पत्ते की है जिसमें 14 गोलियां हैं, पूरे डिब्बे की नहीं। और हां, इसमें सारे टैक्स भी शामिल होते हैं। अब जरा उन छोटे छोटे चिन्हों और कोड्स पर नजर डालते हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, पर यह हमें दवा के बारे में कुछ जरूरी कानूनी और टेक्निकल जानकारी देते हैं। ये RX का निशान तो जरूर देखा होगा। ये एक लैटिन शब्द रेसिपीरे से बना है, जिसका मतलब होता है लेना, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये दवा बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिल सकती। और ये क्या है? PRNSB 0012A। ये जो अजीब सा कोड है, ये दरअसल दवा का बैच नंबर है। बनाने वाली कंपनियां इसका इस्तेमाल दवा के किसी खास प्रोडक्शन बैच को ट्रैक करने के लिए करती हैं। मान लीजिए अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो इसी नंबर से उस बैच की पहचान आसानी से हो जाती है। तो अब तक हम डिब्बे पर लिखी लगभग हर जरूरी जानकारी का मतलब समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि इन सबको एक साथ जोड़कर हम एक बेहतर और जागरूक मरीज कैसे बन सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई दवा हाथ में आए तो बस इन कुछ बातों पर जरूर ध्यान दें। ब्रांड और जेनेरिक नाम क्या है, डोज सही है या नहीं, गोलियों की गिनती पूरी है, RX का निशान है या नहीं, और कीमत क्या है। ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो किसी भी कंफ्यूजन से बचा सकती है। तो अब हम दवा का डिब्बा पढ़ना तो सीख गए हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अपनी सेहत को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। नमस्ते। कभी सोचा है कि दवा का ये जो छोटा सा डिब्बा होता है, इसके अंदर कितनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसकी परतों को खोलेंगे और समझेंगे इसके पीछे का कमाल का विज्ञान। अक्सर हम सब फार्मेसी में ऐसी दवा की डिब्बियां देखते हैं, है ना, और बस ले आते हैं। पर क्या कभी रुककर सोचा है कि इसके अंदर असल में है क्या? इस पर लिखा हर एक शब्द, हर एक छोटा सा निशान अपने आप में एक कहानी कहता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ये बस एक गत्ते का डिब्बा नहीं है, ये तो जैसे जानकारी का खजाना है। और आज हम इसके हर कोने को खंगालेंगे। इस डिब्बे पर मौजूद हर निशान, हर नाम, हर मुहर, ये सब एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक कहानी का हिस्सा है। और आज हम इन सभी पहेलियों को एक एक करके सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नाम से। कभी ध्यान दिया है कि एक ही दवा के दो दो नाम क्यों होते हैं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। यहां देखिए, ये जो लिखा है एम्पाग्लिफ्लोजिन, यही है इस दवा का असली हीरो। मतलब ये वो केमिकल है जो शरीर में जाकर अपना काम करता है। इसे हम दवा का जेनेरिक नाम या कह लीजिए वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं। और फिर आता है ये दूसरा नाम, एम्पाग्रेट 10। ये क्या है? ये है ब्रांड नेम। इसे दिया है मैनकाइंड कंपनी ने। ठीक वैसे ही जैसे किसी कार का एक मॉडल नाम होता है, ये उस कंपनी की पहचान है। तो मतलब सीधा सा है, जेनेरिक नाम यानी एम्पाग्लिफ्लोजिन दवा के अंदर मौजूद असली चीज का नाम है, और ब्रांड नेम यानी एम्पाग्रेट उसे बेचने वाली कंपनी का दिया हुआ एक खास नाम है। चलो, नाम की पहेली तो सुलझ गई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये दवा शरीर के अंदर जाकर करती क्या है? इसका साइंस क्या है? तो सवाल यही है कि ये एम्पाग्लिफ्लोजिन आखिर काम कैसे करता है।
देखिए, ब्लड शुगर कम करने का इसका तरीका ना बड़ा ही स्मार्ट है। ऐसा समझिए कि हमारी जो किडनी है वो एक फिल्टर की तरह काम करती है, खून को साफ करती है और उसमें से शुगर भी छानती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि शरीर इस छनी हुई शुगर को वापस सोख लेता है, लेकिन ये दवा यहीं पर अपना काम करती है। ये शरीर को वो शुगर वापस सोखने से ही रोक देती है। नतीजा, जो फालतू शुगर है वो यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है ना अनोखा तरीका है। अच्छा, अब डिब्बे पर एक और छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी चीज पर ध्यान देते हैं। एक छोटी सी मुहर जो इसकी क्वालिटी की गारंटी देती है। ये देखिए, ये सुनहरी सील, ये सिर्फ एक स्टिकर नहीं है, ये सुरक्षा और भरोसे का एक बहुत बड़ा वादा है। तो सवाल ये है कि इस छोटी सी सील का असल मतलब क्या है? इसमें लिखे अक्षरों का क्या मतलब है? सबसे पहले बात करते हैं एपीआई की। एपीआई, इसका पूरा नाम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अगर आसान भाषा में कहे तो ये दवा का वो एक्टिव हिस्सा है जो बीमारी पर असल में असर करता है। कह सकते हैं कि यही दवा की असली जान है। और ये जो डीएमएफ क्वालिटी लिखा है ना, ये इस बात की गारंटी है कि इस एक्टिव हिस्से को बनाने में सुरक्षा और शुद्धता के सभी कड़े से कड़े नियमों का पालन किया गया है। ये एक तरह से क्वालिटी का सर्टिफिकेट है। तो ठीक है, हमने नाम समझ लिया, ये काम कैसे करती है ये भी जान लिया और क्वालिटी की गारंटी भी देख ली। लेकिन इन सब बातों का मेडिकल की दुनिया में क्या मतलब है? बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, ये दवा इलाज के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत करती है। पहले की जो ज्यादातर दवाएं थीं, वो शरीर में इंसुलिन बनाने या उसके काम करने के तरीके पर फोकस करती थीं। लेकिन ये नई दवा एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाती है। ये किडनी की मदद से शरीर को ठीक करती है। ये सोचने का एक एकदम नया और कह सकते हैं क्रांतिकारी तरीका है। तो आज इस छोटी सी डिब्बी से हमने क्या क्या सीखा? पहली बात कि ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं, बल्कि साइंस और सेफ्टी का एक पूरा मैप है। दूसरी बात कि हर दवा के दो नाम होते हैं, एक जेनेरिक जो उसका केमिकल नाम है और दूसरा ब्रांड जो उसका प्रोडक्ट नाम है। तीसरी बात, हमने देखा कि एम्पाग्लिफ्लोजिन कितनी स्मार्टली किडनी के जरिए एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालती है। और आखिर में हमने क्वालिटी सील का महत्व समझा, जो हमें बताती है कि दवा सुरक्षित और भरोसे के लायक है। इस डिब्बे में आज का विज्ञान बंद है। जरा सोचिए, आने वाले कल के डिब्बों में कौन सी नई और इससे भी कमाल की खोजें हमारी सेहत को और बेहतर बनाने का इंतजार कर रही होंगी। नमस्कार। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दवाओं के बॉक्स तो देखते ही हैं, है ना? पर क्या कभी रुककर सोचा है कि उन पर जो कुछ भी लिखा होता है उसका असल में मतलब क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स हमारी सेहत के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें बता सकता है। ये देखिए, ये सिर्फ गत्ते का एक डिब्बा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे ना एक तरह से जानकारी का नक्शा समझिए, एक मैप, जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमें दवा के बारे में सब कुछ पता चल सके। इस पर लिखा हर शब्द, हर नंबर एक बहुत जरूरी सुराग है। तो चलिए इस मैप को पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसा कि किसी भी मैप के साथ होता है, हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी, सबसे साफ साफ दिखने वाली चीज से, जो कि है दवा का नाम। ये देखिए, सबसे पहले नजर पड़ती है EMPG-10 पर। यह है दवा का ब्रांड नेम, मतलब वो नाम जो कंपनी अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करती है। यही नाम इसे बाजार में मौजूद दूसरी दवाओं से एक अलग पहचान देता है। ब्रांड का नाम ना अक्सर काफी आकर्षक होता है और याद रखने में भी आसान, लेकिन असली कहानी तो इस नाम के पीछे छिपी है। ये जानने के लिए कि दवा असल में करती क्या है, हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। तो चलिए अब ब्रांड नाम से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं दवा के असली हीरो से, यानी वो केमिकल्स जो असल में अपना काम करते हैं। यहीं पर असली विज्ञान छिपा हुआ है। ब्रांड नाम के ठीक ऊपर देखिए, दो नाम लिखे हैं, एम्पाग्लिफ्लोजिन और सिटाग्लिप्टिन। इन्हें कहते हैं दवा के सक्रिय तत्व या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। असल में यही वो चीजें हैं जो शरीर में जाकर बीमारी पर काम करती हैं। पहला एक्टिव इंग्रेडिएंट है एम्पाग्लिफ्लोजिन, और बॉक्स हमें साफ साफ बता रहा है कि हर गोली में इसकी मात्रा 10 मिलीग्राम है। ये इस दवा का एक मेन वर्किंग कंपोनेंट है। दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिटाग्लिप्टिन और इसकी मात्रा है 100 मिलीग्राम। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसमें दो अलग अलग तत्व एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
यहाँ हम दोनों की मात्रा को एक साथ देख सकते हैं। एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम और सिटाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम। डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए ही ये सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि दवा के अंदर क्या है, पर एक और सवाल, इसे बनाया किसने है? ये जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बनाने वाले का नाम अक्सर क्वालिटी और भरोसे के जुड़ा होता है। जरा बॉक्स के ऊपरी दाएं कोने पर नजर डालिए। यहाँ एक लोगो है। ये निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर का निशान है, जो हमें बताता है कि ये दवा किस कंपनी की देन है। तो ये दवा मैनकाइंड फार्मा ने बनाई है। मैन्युफैक्चरर का नाम जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें प्रोडक्ट के सोर्स और उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में एक आइडिया मिलता है, एक भरोसा मिलता है। अच्छा, तो हमने नाम, उसके तत्व और बनाने वाले को समझ लिया। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, इस बॉक्स में कुल कितनी गोलियां हैं? चलिए पता लगाते हैं। नीचे कोने में देखिए, लिखा है 3x10 टैबलेट्स। ये एक सिंपल सा मैथ्स है, लेकिन बहुत काम का। इसका सीधा सा मतलब है कि बॉक्स के अंदर 3 स्ट्रिप्स हैं और हर एक स्ट्रिप में 10 गोलियां हैं। तो एक आसान सा सवाल, इस जानकारी को देखकर क्या लगता है, बॉक्स में कुल कितनी गोलियां हुई? लगाइए जरा हिसाब। बिल्कुल सही। 3 को 10 से गुणा करें तो हुए 30। बॉक्स में कुल 30 गोलियां हैं। देखा आपने, सारी जानकारी हमारी आंखों के सामने ही थी, बस उसे सही तरीके से पढ़ने की जरूरत थी। ये छोटा सा विश्लेषण एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। हमारे आसपास ऐसी और कितनी जरूरी जानकारी छिपी हुई है जिसे हम रोज देखते तो हैं पर कभी समझते नहीं। शायद अब हम अपनी दुनिया को थोड़ी और जिज्ञासा भरी नजरों से देखेंगे। हम सबने दवा के डिब्बे देखे है ना, पर कभी सोचा है कि उन पर जो छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं उनका असली मतलब क्या है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, एकदम आसान तरीके से। तो ये देखिए, ये है एक दवा का डिब्बा। पहली नज़र में तो ये बस एक गत्ते का डिब्बा ही लगता है कि नहीं? लेकिन असल में ये जानकारी का एक छोटा मोटा खजाना है। बस हमें इसे सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। तो सवाल यही है कि आखिर ये छोटा सा लेबल हमें कितना कुछ बता सकता है। चलिए मिलकर इस डिब्बे के राजों से पर्दा उठाते हैं, एक एक करके। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन नामों की जो डिब्बे पर सबसे ज्यादा नजर आते हैं। अब अगर इस डिब्बे पर गौर करें तो 2 अलग अलग नाम दिखाई देते हैं। एक है मोटिविस्ट, जो लाल रंग में लिखा है, और दूसरा है कैनेग्लिफ्लोजिन टैबलेट्स, जो कि बड़े अक्षरों में लिखा है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर एक ही दवा के ये 2 अलग अलग नाम क्यों होते हैं? तो देखिए, इसका जवाब काफी सीधा है। ब्रांड नाम, जैसे कि मोटिविस्ट, वो नाम है जो इसे बनाने वाली कंपनी देती है। ये मार्केटिंग के लिए होता है ताकि लोग इसे आसानी से पहचान सकें। लेकिन जो जेनेरिक नाम है, यानी कैनाइग्लिफ्लोजिन, वो दवा में मौजूद असली केमिकल का ऑफिशियल मेडिकल नाम है। मतलब कोई भी कंपनी ये दवा बनाए, उसका जेनेरिक नाम हमेशा यही रहेगा। और यही वजह है कि जब डॉक्टर पर्ची पर जेनेरिक नाम लिखते हैं तो किसी भी ब्रांड की वो दवा ली जा सकती है। और हाँ, अक्सर ये जेनेरिक दवाएं सस्ती भी होती हैं। चलिए अब नामों से आगे बढ़ते हैं और डिब्बे पर लिखे नंबरों को समझते हैं। ये नंबर्स, ये भी एक अलग और बहुत जरूरी जानकारी देते हैं। अक्सर दवा के लेबल को पढ़ते समय एक सवाल मन में आता है कि ये जो 300 मिलीग्राम और 3x10 लिखा है, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? तो ये जो 300 mg है, इसका मतलब है दवा की ताकत या स्ट्रेंथ। इसे ऐसे समझिए जैसे चाय में कितनी चीनी डालनी है, ठीक वैसे ही हर एक गोली में कितनी असरदार दवा है ये mg यानी मिलीग्राम बताता है। और ये जो 3x10 टैबलेट्स लिखा है, इसका मतलब है कि डिब्बे में कुल कितनी गोलियां हैं। मतलब 10-10 गोलियों के 3 पत्ते हैं, तो कुल मिलाकर हो गई 30 गोलियां। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। डिब्बे पर जो छोटे अक्षरों में लिखी जानकारी होती है, उस पर ध्यान देते हैं। इससे ये पता चलता है कि हर एक गोली असल में किन चीजों से बनी है। अब इसे समझने के लिए ना पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी सक्रिय घटक। सीधे शब्दों में कहें तो ये दवा का वो मेन हिस्सा है जो असल में शरीर पर असर करता है और बीमारी का इलाज करता है। तो चलिए अब वापस डिब्बे पर नजर डालते हैं। यहाँ छोटे अक्षरों में गोली की पूरी सामग्री यानी सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। चलिए
अब इसे समझते हैं। देखिए, कैनाग्लिफ्लोज़िन तो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया 300 मिलीग्राम की ताकत के साथ। लेकिन ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें हैं, ये गोली को उसका रंग या आकार देने में मदद करती हैं। इनका दवा के असर में कोई रोल नहीं होता। तो अब तक हमने जो भी जानकारी इस डिब्बे से निकाली है, उन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा? ब्रांड का नाम, दवा की डोज, डिब्बे में गोलियों की कुल संख्या और गोली में क्या क्या सामग्री है। मतलब एक छोटे से डिब्बे पर ये 4 कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी होती हैं। तो अगली बार जब कोई दवा या किसी खाने का पैकेट हाथ में आए तो उसे ध्यान से देखना चाहिए। क्या पता कौन सी नई और दिलचस्प कहानी सामने आ जाए, क्योंकि हर लेबल कुछ कहता है, बस हमें उसे सुनने की जरूरत है। ब्लड शुगर, इंसुलिन, ये शब्द सुनकर कभी कंफ्यूजन हुआ है? चलो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि आखिर ये सब है क्या। ये फीलिंग तो जानी पहचानी लगती है ना? मान लीजिए कोई जरूरी मीटिंग चल रही है या आप ड्राइव कर रहे हैं और अचानक ऐसा होता है। हम क्या सोचते हैं? अरे बस थकान होगी या शायद स्ट्रेस है, और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। पर जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक फीलिंग ना हो तो? क्या हो अगर आपका शरीर आपको कोई बहुत जरूरी सिग्नल देने की कोशिश कर रहा हो? असल में ना, ये जो बेचैनी होती है, जिसे हम अक्सर एंग्जाइटी समझ लेते हैं, वो आपके ब्लड शुगर में एक बहुत बड़े उतार चढ़ाव का इशारा हो सकती है। तो चलो ब्लड शुगर के इस सीसो वाले खेल को समझते हैं। एक तरफ है हाई ब्लड शुगर, जो आपको एकदम सुस्त बना देता है, और दूसरी तरफ है लो ब्लड शुगर, जो अचानक से एक झटका दे सकता है। सारा खेल बैलेंस का है, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखो, लो और हाई ब्लड शुगर ये दोनों जुड़वा नहीं है, बिल्कुल अलग हैं। लो ब्लड शुगर को समझो एक स्प्रिंटर की तरह, एकदम से तेजी से आता है और इसे फौरन चीनी चाहिए। वहीं हाई ब्लड शुगर एक मैराथन रनर जैसा है, धीरे धीरे आता है और इसे संभालने के लिए एक सोचा समझा प्लान चाहिए। मतलब दो अलग प्रॉब्लम और दो बिल्कुल अलग सॉल्यूशन। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हाइपो की। इसे मजाक में मत लेना, ये एक असली इमरजेंसी है। इसमें इंतजार करने का तो सवाल ही नहीं उठता, फौरन एक्शन लेना पड़ता है। जरा सोचिए, अचानक बिना किसी वार्निंग के आपको ठंडा पसीना आने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगे। बस यही हाइपो है। आपका शरीर खतरे की घंटी बजा रहा है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से इतनी तेज भूख लगी कि लगा कुछ भी खा जाऊं, या बिना किसी बात की चिड़चिड़ापन होने लगा? ये भी हाइपो के छुपे हुए सिग्नल हो सकते हैं। इन इशारों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा हो तो करना क्या है? एक सिंपल सा 15 का नियम याद रखना है। नंबर 1, 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्ब्स खाओ, मतलब कोई कैंडी या जूस। नंबर 2, पूरे 15 मिनट रुको घड़ी देखकर। और नंबर 3, अपना ब्लड शुगर दोबारा चेक करो। बस ये 3 आसान स्टेप्स हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपके पास ग्लूकोज मीटर है तो उसे जरूर यूज करो, लेकिन अगर नहीं है तो इंतजार मत करो, अंदाजा मत लगाओ, इलाज करो। जब भी शक हो तो एक्शन लेना ही बेस्ट है। और एक बात साफ समझ लीजिए, लो ब्लड शुगर को इग्नोर करना कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है, जिसमें फौरन मदद की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं हाइपर की, यानी हाई ब्लड शुगर। अब हाइपो की तरह ये तेज नहीं है, हाइपर एक स्लो मोशन प्रॉब्लम है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कितनी भी कोशिश कर लो, प्यास बुझ ही नहीं रही, या नॉर्मल से ज्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है? ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, ये शरीर के सिग्नल हैं कि अंदर शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। अब इसमें घबराना नहीं है, एक सिस्टम से चलना है। सबसे पहले अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो, और अगर ये लगातार 3 दिन तक बढ़ा हुआ रहना तो खुद से कुछ भी मत सोचो, सीधे अपने डॉक्टर से बात करो। अब देखो, ब्लड शुगर की बात हो और इंसुलिन का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पर पता नहीं क्यों इंसुलिन को लेकर इतनी गलतफहमियां हैं। तो चलो आज कुछ सबसे बड़े मिथकों की सच्चाई जानते हैं। और सबसे बड़ा मिथक क्या है? यही कि इंसुलिन लेना शुरू कर दिया मतलब मैं फेल हो गया या हो गई। ये एक बहुत भारी बोझ है जो बहुत से लोग अपने मन में लेकर चलते हैं। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। मतलब ये वक्त के साथ बदलती है।
तो इंसुलिन लेना कोई हार नहीं है, ये तो बस बीमारी जैसे जैसे बदल रही है उसके साथ कदम मिलाना है। फिर आता है वो डरावना मिथक कि इंसुलिन से लोग अंधे हो जाते हैं और किडनी फेल हो जाती है, और इसी डर की वजह से लोग अपना जरूरी इलाज तक नहीं करवाते। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, ये अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड शुगर की वजह से होती हैं, इंसुलिन की वजह से नहीं। असल में तो इंसुलिन आपके ऑर्गन्स का रक्षक है, दुश्मन बिल्कुल नहीं। और हाँ, इंजेक्शन का डर, ये डर बिल्कुल असली है। ये सोचना कि ये बहुत मुश्किल और दर्दनाक होगा, ये ख्याल ही बहुत से लोगों को डरा देता है। पर यहाँ एक गुड न्यूज़ है, आज की टेक्नोलॉजी कमाल की है। जो सुइयां आती हैं वो इतनी पतली होती हैं कि पता भी नहीं चलता। कई बार तो फिंगर प्रिक से भी कम दर्द होता है, और कुछ ही टाइम में ये रोज ब्रश करने जैसी आदत बन जाती है। तो चलो, अब जब हमने कुछ डर दूर कर ही दिए हैं, तो क्यों ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी नियम की बात करें जो आपको सेफ रखने में मदद करेगा। ये बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में इंसुलिन 2 अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, 40 IU और 100 IU। अब ये IU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट्स, बस इंसुलिन की ताकत नापने का एक तरीका है, और इन दोनों के लिए अलग अलग सिरिंज लगती हैं। इसे एक सिंपल कलर कोडिंग गेम समझिए। 100 IU के लिए ऑरेंज कैप और 40 IU के लिए रेड कैप। बस ये छोटा सा रूल याद रखने से बहुत बड़ी गलतियों से बचा जा सकता है। तो आखिर में हमने क्या समझा? यही कि नॉलेज ही असली पावर है। यही नॉलेज डर को कंट्रोल में बदल देती है। और शायद डायबिटीज को मैनेज करने का पहला कदम कोई दवाई नहीं, बल्कि सही जानकारी है, एक फैक्ट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल द मेडिको टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।